हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं 10 और 11 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। देखिए फ्रेंड्स, 10 अप्रैल को मनाया गया था विश्व होम्योपैथी दिवस। यह डॉक्टर हैनीमैन की जयंती होती है, यानी कि इसी दिन होम्योपैथी के जो संस्थापक कहे जाते हैं, होम्योपैथी की जो शुरुआत करने वाले थे डॉक्टर हैनीमैन, उनके जन्मदिन पर प्रतिवर्ष 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस। भारत में इसी प्रकार से एक आयुर्वेद दिवस भी होता है, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, जो कि प्रतिवर्ष धनतेरस वाले दिन मनाया जाता है। दिवाली से पहले धनतेरस होता है, तो धनतेरस जब पड़ता है उसी दिन होता है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। मार्च माह में अगर हम बात करें तो कुछ इम्पॉर्टेंट डेज हैं जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाना चाहता हूँ। जैसे कि 3 मार्च को मनाया गया था, सबसे पहले मार्च को देख लेते हैं। 3 मार्च को मनाया गया था विश्व वन्यजीव दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 13 मार्च नो स्मोकिंग डे के रूप में। 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस और इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रूप में मनाया गया था। 21 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में। 22 मार्च को मनाया गया था विश्व जल दिवस और 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस। अगर हम अप्रैल के बारे में बात करें तो 1 अप्रैल को मनाया गया उत्कल दिवस, ओडिशा राज्य का स्थापना दिवस। 2022 में इसका 87वां संस्करण सेलिब्रेट किया गया। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के रूप में मनाया गया और बाल पुस्तक दिवस के रूप में मनाया गया। 4 अप्रैल को खान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। 5 अप्रैल को मनाया गया था राष्ट्रीय समुद्री दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस। 6 अप्रैल इंटरनेशनल स्पोर्ट डे था और 7 अप्रैल को क्या था, वर्ल्ड हेल्थ डे। और 10 अप्रैल जैसे कि मैंने आपको बताया विश्व होम्योपैथी दिवस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस बंगाली लेखक को 2022 का प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इनका नाम है अमर मित्रा। ये एक बंगाली लेखक और साहित्यकार हैं। इन्होंने काफ़ी पहले एक कहानी लिखी थी जिसका नाम था गांव का बूढ़ा व्यक्ति। यह एक शॉर्ट फिक्शन स्टोरी थी। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया पत्रकार अनीस गुप्ता के द्वारा। तो जो ट्रांसलेशन है उसका नाम है द ओल्ड मैन ऑफ कुसुमपुर। तो इसी कृति के लिए, इसी किताब के लिए बंगाली लेखक अमर मित्रा को प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार प्रदान किया गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नॉट जस्ट टू नाइट वॉचमैन नामक एक किताब आई है, इसको लिखा गया है विनोद राय के द्वारा। 2017 में विनोद राय भारत के कैग थे, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे। BCCI के जो पहले मुख्य प्रशासनिक अधिकारी थे जिनका नाम था रत्नाकर शेट्टी, उनकी एक बायोग्राफी आई है जिसका नाम है ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI। आगे बढ़ते हैं। भारतीय विमानन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कौन सी योजना शुरू की है? तो ये जो योजना है इसका नाम है अवसर। अवसर क्या है? मतलब एयरपोर्ट एज वेन्यू ऑफ स्किल्ड आर्टिजियन ऑफ द रीजन। तो महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को निखारने के लिए अवसर नामक योजना को AAI ने स्टार्ट किया है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। वर्तमान में हमारे जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं कौन हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया। और AAI की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अध्यक्ष वर्तमान में है संजीव कुमार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग सेंटर है, ये उद्घाटित हुआ है झुंझुनू में। ठीक है, भारत के रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा झुंझुनू के सैनिक स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग सेंटर की शुरुआत की गई है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश कौन बनी है? तो इनका नाम है केताजी ब्राउन जैक्सन। नाम जरूर याद रखना क्योंकि यह अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश हैं, ब्राउन जैक्सन, केताजी ब्राउन जैक्सन पूरा नाम है। और आपको याद होगा कि अभी हाल ही में पहले अफ्रीकी व्यक्ति फ्रांसिस केरे, जिनको प्रित्जगर पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है। तो क्योंकि ये पहले अफ्रीकी व्यक्ति हैं फ्रांसिस केरे, तो ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान की जो पहली महिला जज बनी थी कौन बनी थी? आयशा मलिक। अप्रैल 2022 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के साथ हवाई संपर्कों को बढ़ावा देने के लिए
एक योजना को स्टार्ट किया है जिसका नाम है इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम, अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। ये जो योजना है इसके द्वारा नागरिक उड्डयन मंत्रालय कुछ चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के साथ, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं उनके साथ हवाई संपर्कों को बढ़ावा देगा। 11वां DGC लेडीज़ ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप 2022 में ये इसका 11वां एडिशन था। तो DGC लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप को किसने जीता है? रिया जादौन ने। उन्होंने अपनी बहन लावण्या जादौन को हराया है। रिया जादौन वर्तमान में मात्र 13 साल की हैं और अदिति अशोक, इनका नाम भी आपको याद होना चाहिए, जो एक गोल्फर हैं और हुंडई की ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं। आपदा रोधी अवसंरचना संगठन मतलब CDRI मतलब कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल होने वाला 30वां देश बन गया है मेडागास्कर। तो ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। CDRI का फुल फॉर्म होता है कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और भारत का ये संगठन है जिसमें कुल मिला के जो 30वां देश बना है, जो शामिल हुआ है, वो है मेडागास्कर। श्रीलंका टीम का कोच बनाया गया है क्रिस सिल्वर को और पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर हैं ये क्रिस सिल्वर। और इसी के साथ आप याद रखिएगा ग्राहम थोर्प का नाम भी, ग्राहम थार्प या ग्राहम थोर्प, जो कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कोच बनाए गए हैं अभी हाल ही में। किस देश ने नए उपग्रह जिसका नाम है गाओफेन 303 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? किसके द्वारा? चीन के द्वारा। गाओफेन 303 एक अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है, यानी कि यह पृथ्वी का अवलोकन करेगा और इसे भेजा गया है जिस रॉकेट से, उसका नाम है लॉन्ग मार्च 4C। और चीन का जो सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है उसका नाम है ज्यूक्यान भी कह सकते हैं आप, ज्यूक्यान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसे लॉन्च किया गया है। CRPF ने अभी हाल ही में अपना 57वां सौर दिवस मनाया है। कब मनाया था? 9 अप्रैल को। तो 9 अप्रैल 1965 में CRPF ने गुजरात के कच्छ के रण में स्थित सरदार पोस्ट में बड़े पैमाने पर आक्रमणकारी पाकिस्तानी सैनिक टुकड़ी को हराकर इतिहास रचा था। यहाँ पर क्या हुआ था कि बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक घुसपैठ कर गए थे और भारतीय सैनिक हालांकि संख्या में कम थे, उसके बावजूद अदम्य बहादुरी दिखाई गई और सभी पाकिस्तानी सैनिकों को वहाँ से खदेड़ दिया गया। हालांकि जो संघर्ष हुआ उसमें लगभग 6 भारतीय सैनिक भी शहीद हुए थे। तो उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए और उनके शौर्य को याद रखने के लिए प्रतिवर्ष सौर दिवस मनाया जाता है 9 अप्रैल को। CRPF की स्थापना हुई थी 1939 में। महानिदेशक हैं वर्तमान में कुलदीप सिंह। हेडक्वार्टर तो नई दिल्ली में है, आप जानते ही हैं। किस मंत्रालय ने AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स की स्थापना की है? AVGC मतलब एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स के लिए एक प्रमोशन टास्क फोर्स की स्थापना की गई है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। अब यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? तो बहुत ही सरल सा इसका मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिएगा नीचे कमेंट करके। कौन सा उपन्यास अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास बन गया? देखिए फ्रेंड्स, एक होता है बुकर पुरस्कार और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ठीक है? दोनों में थोड़ा सा अंतर है। पहले कौन सा आया? पहले आया बुकर पुरस्कार, फिर स्थापना की गई अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की। बुकर पुरस्कार में 2015 तक सिर्फ कॉमनवेल्थ कंट्रीज के जो ऑथर होते थे उन्हीं की रचनाओं को शामिल किया जाता था, लेकिन 2015 के बाद से अब बुकर पुरस्कार के लिए दुनिया में कोई भी लेखक हो जिसकी किताब मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई हो, वो बुकर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हो सकती है। तो देखो यहाँ पर एक किताब है गीतांजलि श्री की, नाम है इसका किताब का टॉम्ब ऑफ सैंड। यह बुकर पुरस्कार के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज के टॉप 5 में पहुँच गई है। तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है डेजी रागबेल के द्वारा। देखो, जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज होता है उसमें वो किताबें चुनी जाती हैं जिनका इंग्लिश में अनुवाद हुआ हो। दुनिया का कोई भी लेखक हो, किसी भी भाषा में किताब लिखी गई हो, बेसिक सा अंतर बताता हूँ, उसको समझो। दुनिया की कोई भी किताब जो मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई हो वो शामिल होगी बुकर प्राइज में, ठीक? दुनिया की कोई भी किताब हो, किसी भी भाषा में लिखी गई हो, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया हो, वो शामिल होगी इंटरनेशनल बुकर प्राइज में। अब आप अंतर समझ गए होंगे। तो ये जो किताब है मूल रूप से हिंदी में लिखी गई थी, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया है डेजी रागबेल के द्वारा। तो अब ये जो किताब है टॉप 5 में पहुंच गई। देखते हैं कि इस किताब को
अंतिम रूप से चयनित किया जाता है, नहीं चयनित किया जाता है। हालांकि यह एक बड़ी उपलब्धि तो मानी ही जाएगी। गीतांजलि श्री की किताब है, डेजी रॉकवेल ने इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है। अगर 50,000 पाउंड मिलते हैं तो ये जो इनाम की राशि है ये गीतांजलि श्री यानी कि लेखक और डेजी रॉकवेल यानी कि अनुवादक दोनों में समान रूप से बांटी जाएगी। 2021 का जो बुकर पुरस्कार था वो मिला था डेमन गलगुट के, और दक्षिण अफ्रीका के लेखक और उपन्यासकार हैं डायरेक्टर डेमन गलगुट, और इनकी जो किताब थी वो उसका नाम है द प्रॉमिस। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 मिला था डेविड ड्यूब को। ये फ्रांस के पहले लेखक हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। किताब का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था अन्ना मोस्कोवाकिस के द्वारा। हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहन नीति में ई साइकिलों को शामिल करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी या राज्य कौन सा बन गया है, तो इसका नाम है दिल्ली। तो दिल्ली ने अपने यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल को स्टार्ट करने के लिए कई सारे जो है इनिशिएटिव शुरू किए हैं, और इसमें अब साइकिलों को भी शामिल किया गया है। 3 साइकिलों में घरेलू इस्तेमाल और कार्गो इस्तेमाल दोनों प्रकार की साइकिलें होंगी। पहले 10,000 लोग जो इन साइकिलों को खरीदेंगे उनको 5500 रुपये की सब्सिडी भी देगा राज्य, और ये जो साइकिलें होंगी इनकी रफ्तार मैक्सिमम 25 किलोमीटर तक रहेगी, मतलब 25 किलोमीटर से कम इनकी रफ्तार होगी। लेकिन ये बहुत ही इको फ्रेंडली साइकिलें हैं। मैं तो कहूँगा कि आप कहीं भी रहते हो साइकिलों का प्रयोग करिए। अगर आप पैडल से चलने वाली साइकिलें इस्तेमाल में लाते हैं तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा और पर्यावरण भी अच्छा रहेगा, आपके जेब में पैसे भी रहेंगे। वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे 9 सितंबर को होता है, ये भी याद रखना, कई बार एग्जाम में ये भी आता है। और देखो यहाँ पर कमलुप्स रेजिडेंशियल स्कूल के बारे में थोड़ा सा गूगल करके पढ़िएगा, इस पर एक वीडियो भी मैं आपको अवेलेबल करवाऊँगा। ये जो स्कूल था 1978 में ही बंद हो गया है, और ये लगभग 1890 के आसपास स्टार्ट हुआ, 1978 तक चला था। तो ये जो स्कूल है ये कनाडा में स्थित है। तो ये जो स्कूल है चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि लगभग 3200 बच्चों की कब्रें यहाँ पर पाई गई हैं, और ये माना जा रहा है कि इन बच्चों को टॉर्चर किया गया था, मतलब इनकी ठीक से देखभाल नहीं की गई, तमाम दिक्कतें थी, जिसकी वजह से यहाँ पर 3200 से अधिक बच्चे जो है वो डेड पाए गए। इनकी एक बड़ी कब्रिस्तान यहाँ पर इसी स्कूल में पाई गई है, कमलुप्स रेजिडेंशियल स्कूल में। तो इसकी एक तस्वीर खींची गई थी, और इसी तस्वीर को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 में नामित किया गया है। याद रखना कि ये जो तस्वीर है इसको खींचा गया था एम्बर ब्रेकन के द्वारा, जो कि एडमॉन्टन की फोटोग्राफर हैं। और ये जो प्रतियोगिता है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर, ये 67 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब ऐसी तस्वीर जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इसको वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कब्रें हैं बच्चों की, जिस पर उनके वस्त्रों को टांगा गया है। तो ये जो तस्वीरें ली गई है कनाडा के फोटोग्राफर एम्बर वेकन के द्वारा, ये एक महिला हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यही हैं वो फोटोग्राफर। तो फोटो में ब्रिटिश कोलंबिया के कमलुप्स इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल में दुर्व्यवहार, उपेक्षा और बीमारी से मरने वाले 200 से अधिक बच्चों की याद में क्रॉस पर लटकाए गए बच्चों के कपड़े दिखाई दे रहे हैं। सुश्री ब्रेकन की तस्वीर ने क्षेत्रीय उत्तर और मध्य अमेरिका श्रेणी में भी एकल पुरस्कार को जीत लिया है। वार्षिक वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड डच फाउंडेशन वर्ल्ड प्रेस फोटो द्वारा आयोजित वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड का हिस्सा होता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन को कब तक बढ़ा दिया है, तो मार्च 2023 तक। अटल इनोवेशन मिशन को 2015 में लॉन्च किया गया था नीति आयोग के तहत। इसका उद्देश्य था कि स्कूल, विश्वविद्यालय, रिसर्च इंस्टीट्यूट, एमएसएमई और उद्योग स्तरों पर देश भर में नवाचार और उद्यमिता का जो इकोसिस्टम है उसको स्थापित करना, AIM। भारत के युवा मामलों और खेल मंत्रालय ने 2022 में खेल में डोपिंग उन्मूलन के लिए यूनेस्को के कोष में कितनी राशि का योगदान किया है, तो कुल मिला के 72,124 US डॉलर का। 2021 में भी भारत ने यूनेस्को फंड में 28,172 US डॉलर दिया था, योगदान किया था। वर्तमान में हमारे जो खेल मंत्री हैं उनका नाम है अनुराग ठाकुर। और वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने जो टॉप 3 कंट्रीज की लिस्ट जारी की है जिन्होंने सबसे अधिक डोप टेस्ट को फेल किया है, उनमें पहला स्थान रूस का, दूसरा स्थान इटली का,
तीसरा स्थान है भारत का। वाडा की स्थापना 1999 में हुई थी और मॉन्ट्रियल में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? केज रेडी। तो फ्रेंड्स ये थे आज के करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। और अगर आप चाहते हैं इस लेक्चर की पीडीएफ तो टेलीग्राम चैनल पर आ जाइएगा, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल करवा दी गई है। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।